नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियों, कैटेगरीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंतर्गत यहां मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत इन पांचों श्रेणियों पर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये भी जानेंगे आखिरकार इनको 5 भागों में क्यों विभक्त किया गया है और अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका क्या महत्व है और इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। उन तमाम बिंदुओं को आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले हम मांग की लोच के बेसिक कंसेप्ट को एक बार पुनः जानते हैं, जिसकी हमने विस्तार से पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी। दोस्तों, मार्शल के अनुसार किसी भी वस्तु की मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जाना कि मांग की लोच क्या होती है, तो इसका हमने देखा कि मांग मात्रा यानी क्वांटिटी में प्रतिशत अर्थात परसेंटेज या आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मांग मात्रा के निर्धारक अर्थात हम यूँ कहें कि जो भी मांग को प्रभावित करने वाले चर, जो डिटरमिनेंट्स है, जो मांग को प्रभावित करते हैं, उनमें प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अर्थात इन दोनों के अनुपात को, किनके, मांग मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक अपॉन मांग के निर्धारक, यानी वो सारे कारक, वो सारे वेरिएबल जिसके कारण मांग मात्रा प्रभावित होती है, अर्थात मांग के निर्धारकों के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिक्रिया होती है, इसके अनुपात को मांग की लोच कहेंगे। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण यहाँ जो लॉजिकल कारण यही रहेगा कि इनके कारण मांग मात्रा में जो कम ज़्यादा परिवर्तन होता है, कई बार ये होता है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, कई बार उसके बराबर परिवर्तन हो जाता है और कई बार कीमत के अनुरूप परिवर्तन न होकर उससे कम परिवर्तन होता है। यहाँ जो मांग की लोच है वो वस्तु की प्रकृति, नेचर, उससे भी प्रभावित होती है। उपभोक्ता की आय के स्तर, इनकम लेवल के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा, ये भी मांग को प्रभावित करती है। कई बार ऐसे कोई हमारे रीति रिवाज होते हैं जिनके कारण हमें उस सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उस वस्तु को हमें खरीदना पड़ता है। साथ ही उपभोक्ता की रुचि एवं आदत, वस्तु के प्रयोग की विविधता, मतलब कोई वस्तु ऐसी होगी, कोई गुड्स ऐसा होगा जिसका कई प्रकार से उसका उपयोग यूज किया जाता है, इसके उपभोग को स्थगित करने की संभावना। कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके उपभोग को समाप्त ये रोका नहीं जा सकता, अर्थात लंबे अवधि तक चलता है। तो ये सभी ऐसे कारक हैं जिनके कारण जो मांग की लोच है वो कम या अधिक हो सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण कभी ये अधिक हो जाती है मांग, यानी मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है और कभी कम परिवर्तन होता है। अन्य शब्दों में हम यहाँ बात करें तो सभी वस्तुओं की मांग की लोच, जो सभी वस्तुएं हैं जितनी भी हैं, उनकी मांग की लोच है किसी उपभोक्ता के लिए एक जैसी नहीं होती है। अर्थात उपभोक्ता अपने जीवन में, दैनिक जीवन में तमाम वस्तुओं का प्रयोग करता है, लेकिन सभी के लिए मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, एक समान नहीं होती। अथवा हम यूँ कहें कि एक ही वस्तु की मांग की लोच, एक ही वस्तु की मांग की लोच भिन्न भिन्न उपभोक्ताओं के लिए एक समय में भिन्न हो सकती है। अर्थात एक वस्तु सभी उपभोक्ता के लिए एक समान नहीं हो सकती, उनके लिए अलग अलग उसकी लोच
होगी। या फिर इस प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं कि एक ही उपभोक्ता के लिए अलग अलग समय पर वस्तु की मांग अधिक या कम लोचदार हो सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उपभोक्ताओं के सामने उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण एक ही वस्तु जो कि अलग अलग समय पर उसकी मांग अधिक या कम लोचदार हो सकती है, अर्थात लोच में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि ये तमाम ऐसे बिंदु है जिसके आधार पर जो मांग में जो परिवर्तन है या मांग की जो लोच है वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए हमने इन जो अंतर है, मांग की लोच में जो अंतर पाया जाता है, उसके आधार पर यहाँ हमने 5 श्रेणियाँ ली है। उन 5 श्रेणियों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो एक श्रेणी है पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ये मांग की लोच की सबसे ऊपर की, यानी जो उच्चतम जो रेंज है वो है, और यहाँ लोच होती है इन्फिनेटिव, अनंत होती है। दूसरी अगर श्रेणी पर अपन बात करें, अधिक या अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड, और तीसरी है इकाई लोचदार मांग, और चौथी है बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड, और पांचवी है पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये 5 श्रेणियां हैं। इन पांचों श्रेणियों पर अपन विस्तार से आज के इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, आखिरकार इनमें होता क्या है। लेकिन उनसे पहले कुछ चीज़ों को और जानते हैं। यहाँ अपन चलते हैं। लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड अथवा बेलोच मांग, इन इलास्टिक डिमांड के शब्दों को अर्थशास्त्र में सापेक्ष भाव, रिलेटिव सेंस में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कोई स्थितियाँ होती है जिसमें लोचदार मांग होती है, कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिनमें बेलोच मांग होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। दूसरे शब्दों में मूल्य लोच में केवल डिग्री अथवा अंशों का ही अंतर होता है। हम यूँ कहें कि कुछ ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने उत्पन्न हो जिसके अंतर्गत लोच का मान यानी डिग्री का मान 1 प्राप्त होता है, कई स्थितियाँ ऐसी होगी 2 प्राप्त हो, कई ऐसी स्थितियाँ होती है जिसमें 1 से कम प्राप्त हो। तो इनके आधार पर इनको अंतर हमने किया है। जब हमारे सामने लोच इलास्टिसिटी 1 प्राप्त होती है तो उसको हम इकाई लोचदार कहेंगे, अगर उससे अधिक प्राप्त होगी उसको अत्यधिक लोचदार कहेंगे, और इन्फिनिटिव प्राप्त होगी उसको कहेंगे पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे, और कुछ स्थितियाँ 1 से कम होगी जिसको हम बेलोचदार, इन इलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में रखेंगे। ये सब किन के आधार पर अंतर कर रहे हैं? डिग्री अथवा अंशों का अंतर इसके अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों, व्यवहारिक संसार में संभवतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मांग पूर्णतः बेलोचदार हो। अभी हमने 5वीं श्रेणी पर बात की थी जो है पूर्णतः बेलोचदार, अर्थात परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन व्यवहारिक संसार में संभवतः ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है, और वास्तविक जगत में पूर्णतः लोचदार मांग वाली वस्तु का भी उदाहरण नहीं मिलता है। केवल यहाँ हमने ये 2 लिमिट ली है, एक तो उच्चतम लिमिट जिसके अंतर्गत यहाँ जो मांग की लोच है वो है इन्फिनेटिव, यानी पूर्णतः लोचदार की स्थिति में यहाँ लोच हमने उच्चतम सीमा रखी है अनंत, और पूर्णतः बेलोचदार परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की स्थिति में लोच हम क्या मान रहे हैं? शून्य मान रहे हैं। ये केवल 2 जो श्रेणियां हमने ली है, पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार, केवल अध्ययन के लिए। वास्तविक जगत में या व्यवहार में इनका उदाहरण मिलना संभव नहीं होता है। इसलिए जब भी हम यह कहते हैं कि किसी वस्तु की मांग लोचदार है, इलास्टिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पूर्णतः लोचदार होगी। तो वास्तव में उससे हमारा तात्पर्य यह होता है कि उसकी मूल्य लोच है वो क्या होगी? इकाई से अधिक होगी। इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है, इन इलास्टिक है, तो इससे हमारा तात्पर्य यह नहीं होता कि उसकी मांग नितांत अथवा पूर्णतः बेलोचदार,
परफेक्टली इन इलास्टिक है, परंतु केवल यह होता है कि उसकी मांग अपेक्षाकृत कम लोचदार, अर्थात मांग की लोच इकाई से कम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो स्थितियां हमारे सामने होती है, एक लोचदार इलास्टिक और एक बेलोचदार इन इलास्टिक। इनका तात्पर्य यही है, अगर लोचदार है तो इसका मतलब हम ये अर्थ लगाएंगे कि उसकी लोच इकाई से अधिक है, यानी इकाई से अधिक है, और बेलोचदार है इसका मतलब लोच इकाई से कम है। चलते हैं दोस्तों, आज इन पांचों श्रेणियों पर अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये बेसिक जो कुछ बातें थी उनको जानना बेहद आवश्यक था। चलते हैं, इन पांचों श्रेणियों पर एक एक पर अपन अध्ययन करें। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहली जो अगर अपन बात करें श्रेणी की, तो वो है पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि पूर्णतः लोचदार मांग यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? वो होता है क्षैतिज अक्ष के समानांतर, यानी जो आधार है अक्ष एक्सिस है के समानांतर पैरेलल होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, यहाँ लोच क्या होती है? अनंत होती है। और थोड़ा सा यहाँ हम ढाल के आधार पर, स्लोप के आधार पर समझे तो जो पूर्णतः लोचदार मांग होती है, मांग वक्र होता है, उसका स्लोप होता है शून्य। स्लोप और लोच में उल्टा संबंध होता है, यानी यहाँ अगर स्लोप अपन देखें शून्य है तो लोच क्या होगी? अनंत होगी। तो यहाँ लोच के बारे में भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति में मांग वक्र कैसा होता है? तो किसके समानांतर होता है? एक्स अक्ष के ये समानांतर होता है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ अनंत क्यों होता है? तो यहाँ हम देखें कि ये कीमत ओपी है। इस कीमत पर उपभोक्ता चाहे जितनी वस्तु की यहाँ डिमांड कर सकता है, मांग अनंत मात्रा में इसकी मांग की जा सकती है, लेकिन कीमत में तनिक सा परिवर्तन हो जाएगा, या हम कहें कि कीमत थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में मांग क्या हो जाएगी? मांग मात्रा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम समझें कि लोच क्या है? पूर्णतः लोचदार है, अर्थात यहाँ मांग मात्रा में या मांग में अनंत परिवर्तन होता है। इसका मतलब थोड़ा सा कीमत में परिवर्तन होने पर, कीमत में वृद्धि होने पर यहाँ क्या है, जो मांग मात्रा है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर सूत्र रूप में हम समझें तो क्या होता है? मांग की कीमत लोच मांग मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन अपोन कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। अर्थात मांग मात्रा में तो परिवर्तन हो रहा है, मान ले कि यहाँ 20% हुआ, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात शून्य। अब शून्य का भाग यहाँ 20 में देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ लोच क्या प्राप्त होगी? अनंत प्राप्त होगी। दोस्तों, इसको एक इस नज़रिए से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमने ये देखा कि जो आश्रित चर है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको यहाँ हम अक्ष पर रखेंगे, वर्टिकल अक्ष पर रखेंगे, हॉरिजॉन्टल अक्ष पर रखेंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, उसको हम यहाँ वाई अक्ष पर रखेंगे। तो हमेशा यहाँ लोच जो मांग की लोच की बात कर रहे हैं तो वो इसके परिवर्तन को देख रहे हैं, किसके? क्वांटिटी की, वस्तु की मांग मात्रा के परिवर्तन। और किसके कारण? यहाँ जो हमने स्वतंत्र चर रखा है, और यहाँ स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा है वो क्या रखा है? प्राइस, यानी प्राइस में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वक्र, तो इसके कारण यहाँ मांग मात्रा में चाहे जितना परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन कीमत क्या रखी जा रही है? स्थिर रखी जा रही है। अगर कीमत में कोई परिवर्तन होगा तो यहाँ मांग क्या हो जाएगी? मांग मात्रा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये मांग वक्र पूर्णतः लोचदार है, परफेक्टली इलास्टिक है, अर्थात यहाँ बिल्कुल जरा सा परिवर्तन होते ही मांग मात्रा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। परंतु जैसा कि हमने पहले बात की कि व्यवहारिक जगत में ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं होता जिसके आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं। दूसरी स्थिति देखें हम, अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं यहाँ कीमत के परिवर्तन, यानी कीमत पहले ये थी और मांग मात्रा ये है। कीमत में परिवर्तन हुआ,
लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए हम यूँ कहेंगे कि यहाँ जो मांग की लोच है वो क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। अगर इसको समझें, यहाँ मांग मात्रा में परिवर्तन हम देखें कि मान ले वो 40% हुआ है और कीमत में जो परिवर्तन हुआ है वो मान ले 10% हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर 40 में इस 10 का भाग दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ लोच है वो इकाई से क्या होगी, अधिक प्राप्त होगी। तो इस स्थिति को हम कहेंगे अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति कहेंगे। और तीसरी स्थिति पर अपन चलें, इकाई लोच मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसकी स्थिति में हम देखें कि जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांग मात्रा, वस्तु की क्वांटिटी में परिवर्तन होगा और ऐसी स्थिति में लोच होगी वो इकाई से बराबर होगी। लेकिन यहाँ हम इसको इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कीमत में भी 20% और मांग मात्रा में भी 20%, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि 20 का 20 में भाग देंगे, निश्चित रूप से मान क्या होगा, इकाई के बराबर होगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आयताकार अति प्रबल, और ऐसी स्थिति में इस मांग वक्र की आकृति इस प्रकार से होती है और यहाँ इसकी लोच होती है हमेशा इकाई के बराबर होती है। जैसा कि हमने कुल व्यय विधि के अंतर्गत देखा था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत देखा था कि जब कीमत OP1 है और मात्रा OQ1 है तो कुल व्यय क्या होगा, OP1 AQ1 ये होगा। और यहाँ हम कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं जिसके कारण मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो गई, OQ1 हो गई। अर्थात अब क्या क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, ओ एरिया क्या प्राप्त हो रहा है, OP2BQ2। यहाँ हम देखेंगे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि हमने कुल व्यय विधि के अंतर्गत देखा कि कीमत में परिवर्तन होने की स्थिति में उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी लोच क्या होती है, इकाई के बराबर प्राप्त होती है। यानी इसके अंतर्गत जो भी हम परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन के आधार पर जो भी एरिया हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, बराबर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आयताकार अति प्रबल मांग वक्र की स्थिति में इसकी लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ से भी एग्जाम में अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलें, अन्य एक और बेलोचदार मांग इन इलास्टिक डिमांड की स्थिति में, जैसा कि आप डिमांड वक्र को देख पा रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि कीमत में होने वाला परिवर्तन अधिक है और मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन क्या है, कम है। अगर इसको हम ये देखें कि मांग मात्रा का 10% और कीमत का कितना है, 40%, ऐसी स्थिति में लोच इकाई से क्या होगी, कम होगी। और एक है पूर्णतः बेलोचदार मांग, और यहाँ से भी प्रश्न बनता है पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति में लोच होगी वो होगी 0। और यहाँ ये जो मांग वक्र हम देख पा रहे हैं वो वर्टिकल अक्ष के समानांतर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मांग मात्रा क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात मांग में किसी मांग मात्रा में क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत में बदलाव के कारण कीमत कम ज़्यादा हो रही है लेकिन मांग मात्रा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम देखें कि मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 0, और कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मान लें कि 10% का हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। लेकिन व्यवहारिक जगत में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है जिसकी मांग पूर्णतः बेलोचदार होगी। लेकिन इन पांचों श्रेणियों को हम एक डायग्राम के अंतर्गत समझें कि पहली अपन देखें तो पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, ये पूर्णतः बेलोचदार, ये इकाई लोचदार, और ये अत्यधिक लोचदार, ये कम। यानी इसको हम D1 लें, D2 लें, D3 लें, D4 लें इसको, और इसको D5 लें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका ढाल स्लोप है वो 0 है, और धीरे धीरे इसका स्लोप बढ़ा, इसका स्लोप बढ़ा, इसका स्लोप और बढ़ा, और यहाँ पूर्णतः बेलोचदार की स्थिति में और सबसे ज़्यादा अनंत स्लोप हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे स्लोप और लोच में इलास्टिसिटी में उल्टा संबंध है। यहाँ क्या है, स्लोप 0 है तो लोच क्या होगी, अनंत होगी। यहाँ लोच बढ़ा, यहाँ स्लोप बढ़ गई, स्लोप बढ़ने के कारण यहाँ लोच में क्या होगी, कमी होगी, अर्थात लोच यहाँ इकाई से अधिक है, यहाँ इकाई के बराबर है, और यहाँ इकाई से कम है, और यहाँ लोच क्या हो गई, 0 हो गई।
अर्थात यहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा है, अनंत स्लोप है। कहने का मतलब यहाँ आप ध्यान में रखें कि इस आधार पर यहाँ जो अक्ष पर स्थित इकाई है उसके आधार पर परिवर्तन देखना है कि यहाँ जब D1 मांग वक्र है तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, जब D2 है तो कम परिवर्तन होगा, D3 है तो यहाँ कीमत के बराबर परिवर्तन होगा, D4 है तो कीमत की अपेक्षा यहाँ क्वांटिटी में कम परिवर्तन होगा, और यहाँ D5 मांग वक्र है तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यहाँ हमने जो भी वेरिएबल दिखाया है उसमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर देखेंगे और इसी आधार पर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हमने 5 श्रेणियां ली है। ये एक उदाहरण है, गणितीय उदाहरण। निम्न मांग फलनों में यह ज्ञात करें कि दी हुई कीमतों पर क्या मांग लोचदार है, लोचहीन है अथवा मांग लोच इकाई के समान है। एक क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करें पहला, बाकी 2 आपको करने हैं। पहला है Q बराबर 100 माइनस 4P और यहाँ कीमत का मान 20 दे रखा है। चूँकि हम जानते हैं मेथड के अनुसार जो कीमत लोच बराबर क्या है उसको अपन देखें तो वो है EP बराबर P अपॉन Q इंटू DQ अपॉन DP। तो यहाँ अपन देखें कि P का मान तो दे रखा है 20, Q का निकालें तो Q का मान कैसे निकलेगा, इसमें हम क्या रख देंगे, P का मान रख देंगे कितना है 20, तो ये प्राप्त हुआ 100 माइनस यहाँ क्या है 80, ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ हमें 20, ठीक है। P भी प्राप्त हो गया, Q भी प्राप्त हो गया, DQ अपॉन DP का मान रखें तो ये Q ये है और Q का P के सापेक्ष, तो यहाँ हम देखेंगे तो कितना प्राप्त हुआ हमें, ये DQ अपॉन DP का मान क्या प्राप्त होगा 100 का, इसका तो अवकलन क्या होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट संख्या है, और P का P के सापेक्ष 1, तो 1 को 4 से अगर गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, यानी यहाँ हमारा प्राप्त हुआ DQ अपॉन DP का मान -4 प्राप्त हुआ। अब इस सूत्र में हम मान रखें P का हमारे सामने मान कितना हुआ 20 और Q का भी हमारे सामने कितना मान हुआ प्राप्त 20, लेकिन DQ अपॉन DP का हमने क्या प्राप्त किया 4, 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ हमारे सामने क्या लोच प्राप्त हुई 4। यहाँ माइनस को निशान को हम केवल डायरेक्शन को दर्शाता है, दिशा को, जिसके आधार पर हम कहेंगे कि कीमत और मांग मात्रा के बीच विलोम संबंध है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार। तो यहाँ इसके निरपेक्ष मान को देखेंगे और ये कितना है 4 है, अर्थात यहाँ ये इकाई से अधिक है तो इसको कहेंगे ये इलास्टिक है, अर्थात मांग यहाँ लोचदार है। क्या है, लोचदार है, अर्थात कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होगा। इन 2 आप और नोट आउट कर लेना, इनको आपको हल करना है। यहाँ आप देखिए ये इन्वर्स हमने लिखा है तो इसको आपको पलटना होगा, यानी इसको ये इधर ले आओ, ये 0.1 Q 100 माइनस P और ये 0.1 को इधर ले आएंगे तो 0.1 का इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भाग जाएगा। इस प्रकार इसको Q का बराबर लेकर इसको अपन हल करेंगे। तो इस प्रकार से भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये मांग की कीमत लोच की ये श्रेणियाँ है ये प्रभावित होती है, कब ये अधिक होती है कब ज़्यादा होती है, अर्थात हम वस्तुओं की प्रकृतियों में या विभिन्न ऐसे जो वेरिएबल हैं जिसके कारण ये मांग मात्रा प्रभावित होती है, उसके आगे आने वाले वीडियो पर अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।